हेलो एंड वेलकम टू द देवजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजू क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आपका बोर्ड का एग्ज़ाम लगभग समाप्त हो चुका है। केवल एक पेपर बचा हुआ है और वो है इंग्लिश का। ठीक है, और उसका पेपर कल यानी 26 तारीख को होने वाला है। आपने जो भी एग्ज़ाम्स दिया यानी अभी जो भी सब्जेक्ट्स के पेपर आपने दिए, आई होप कि आपने अच्छा करा होगा। उसके आंसर की भी इस चैनल पे उपलब्ध हैं। आप वहाँ से जा कर के आप अपने एमसीक्यूज़ को मिला सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए हमारे इस चैनल पे पहले से ही सब्जेक्ट के टोटल एमसीक्यूज़ को, फिर आपका जो पोएम पोएट है उसके संबंधित सारे उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, साथ ही साथ मॉडल सेट पेपर का भी वीडियो जो है इस चैनल पे अपलोडेड है और ये सभी एक ही प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। इसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसके लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं आसानी से। मैं ये कहूँगा कि आप उन सारे वीडियोस को देख लें। ठीक है, उन सारे वीडियोस को देखने के बाद ये जो वीडियो है, जो इसमें आपका पूरा क्वेश्चन का एक सेट है और ये जो सेट है ये सभी क्वेश्चंस के जो टॉप मोस्ट को उनमें से चुन करके जो सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है यानी जिसकी अति संभावना है कि आपके एग्जाम्स में आएंगे, उसको लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि पैसेज को कैसे बनाएंगे। अगर आप मान लीजिए कि आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं और आपका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आप इस वीडियो को अगर देखेंगे पूरे अंत तक, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से एग्ज़ाम में हल कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर एक और बार कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपका 11th-12th में भी ये चैनल जो होगा वो उपयोगी होगा। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं इसके वीडियो को। पहला जो क्वेश्चन है ये आपका पैसेज से है। ये 30 मार्क्स का आपका जो एमसीक्यू है उसी का है। तो पहला पैसेज दिया हुआ है, क्या है? सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ। कीप योर बॉडी फिट एंड स्ट्रांग बाय बीइंग क्लीन, inhaling fresh air and following regular habits and suitable entertainment. Avoid anything that will weaken your strength. Smoking harms the body and clouds the brain. Be aware of drink. It is the deadly enemy of health and efficiency. Above all, remember that your character is a precious possession. Be truthful in all things, courteous and considerate to everybody, fair to your opponents, kind and helpful to all who are weak and suffering, and do not be afraid to have the courage to stand up for what is good, pure and noble. अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आपके एग्जाम्स में अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो आप कंप्लीटली उसके मीनिंग को आप नहीं समझ पाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है ना, और आप इसके मीनिंग को समझ लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लेकिन अगर फिर भी आप मीनिंग को ना भी समझ पाए तो फिर भी आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, है ना। क्या करना है आपके लिए? ये क्या कह रहा है कि सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ, है ना। जो सक्सेस है किसी के जीवन में वो किस पर डिपेंड करता है? अच्छे स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए यानी अच्छे गुड हेल्थ के बारे में ये पैसेज जो है वो दिया हुआ है। चलिए, तो देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन को और उसी के हिसाब से बनाने का प्रयास करेंगे। वी कैन कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रांग बाय। हम अपने बॉडी को, अपने शरीर को फिट और स्ट्रांग रख सकते हैं किसके द्वारा? तो देखो यहाँ पे वी कैन कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रांग बाय, तो कीप योर बॉडी फिट एंड स्ट्रांग बाय, उसके बाद क्या है? बीइंग क्लीन, है ना। चलिए, तो ऑप्शन में देखिए बीइंग क्लीन, इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड फॉलोइंग रेगुलर हैबिट्स। तो क्या क्या है? बीइंग क्लीन, इनहेलिंग फ्रेश एयर एंड फॉलोइंग रेगुलर हैबिट्स एंड सुइटेबल इंटरटेनमेंट। ये चारों है जिसके द्वारा आप अपने बॉडी को फिट और स्ट्रांग रख सकते हैं। क्या क्या? साफ रह करके, है ना। इनहेलिंग फ्रेश एयर को आप सांस में ले करके, है ना। और रेगुलर हैबिट्स, हैबिट्स में आप जो आपका
रोज़ का दिनचर्या है उसको फॉलो करके, है ना, हैबिट्स में ला करके, आदत में ला करके, और सूटेबल एंटरटेनमेंट, है ना, मनोरंजन मतलब जो उपयुक्त है उसका उपयुक्त मनोरंजन के द्वारा, ठीक है। तो ये 4 तरीके से आप अपने बॉडी को फिट और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। अगर आपको इसका मीनिंग अगर नहीं भी पता है तो आप पूरे सेंटेंस को देखिए। तो वी कैन कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग बाय, तो क्या-क्या है, बीइंग क्लीन, इनहेलिंग फ्रेश एयर, फॉलोइंग रेगुलर हैबिट्स, और क्या-क्या है, लास्ट में है ऑल ऑफ दिस। तो सबका है, चारों का था, इसमें 3 ही दिया है तो तीनों होगा, है ना? चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन व्हाट डज सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स, यानी अब आपको ढूंढना है सक्सेस इन लाइफ डिपेंड। तो सक्सेस इन लाइफ कहाँ है? यहाँ है, फर्स्ट लाइन में ही है, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन किस पे? गुड हेल्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुड हेल्थ। अब ऑप्शन देखिए क्या है ऑप्शन में गुड हेल्थ, हाँ है। तो चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुड हेल्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हार्म्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन, है ना, बॉडी को क्या हार्म करता है, क्या नुकसान पहुंचाता है, और ब्रेन को क्लाउड कर देता है, चोक कर देता है, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ पे सेंटेंस है, बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन, हार्म्स द बॉडी, तो कौन? स्मोकिंग, कौन? स्मोकिंग हार्म्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन, यही इस सेंटेंस में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या है? व्हाट हार्म्स द बॉडी एंड क्लाउड द ब्रेन, च्यूइंग टोबैको, च्यूइंग गम, स्मोकिंग, टेकिंग स्वीट्स। तो क्या है? स्मोकिंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्मोकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टर इज अ, खाली जगह, है ना, फिल इन द ब्लैंक से पोजीशन, ठीक है। तो क्या है? ओनली पोजीशन, यूजलेस पोजीशन, प्रीसियस पोजीशन, या फिर हैप्पीली पोजीशन। तो अब हम लोग इसके ये फिल इन द ब्लैंक्स है तो वो सबसे आसान है क्योंकि वो सेंटेंस में ही छुपा हुआ रहेगा, है ना। तो देखिए कहाँ है पोजीशन वाला, पोजीशन यहाँ पे है। तो अबव ऑल रिमेंबर दैट योर कैरेक्टर इज यही ना, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इज प्रीसियस पोजीशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रीसियस। तो आप सेंटेंस को ढूंढेंगे, सेंटेंस में ही आपका आंसर छुपा हुआ रहेगा, है ना। आप पूरी तरह से आप इंग्लिश का हिंदी न भी कर पाए या नहीं भी समझ पाए तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, है ना। आप सेंटेंस पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी, है ना, किसका हेल्थ एंड एफिशिएंसी का डेडली एनिमी कौन है, ठीक है। तो डेडली एनिमी, शत्रु कौन है? तो आइए हम लोग देखते हैं। डेडली एनिमी को आपको ढूंढना है। डेडली एनिमी यहाँ है ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी, इट इज मतलब इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में ही आगे कुछ होगा। तो सेंटेंस से आगे देखिए क्या है, बी अवेयर ऑफ ड्रिंक। तो किसके लिए कह रहा है? ड्रिंक के लिए। तो ड्रिंक जो है वो डेडली एनिमी है किसके लिए? हेल्थ एंड एफिशिएंसी, क्षमता के लिए और स्वास्थ्य के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ड्रिंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द थिंग्स वी शुड अवॉइड, व्हाट आर द थिंग्स, कौन कौन सा चीज़ है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो चिविंग, चिविंग का है, चिविंग टोबैको, यानी चिविंग टोबैको का मतलब चबाना, क्या? टोबैको चबाना, गुटखा, या फिर जो खैनी है उसके बारे में बात कही जा रही है। फिर क्या है? स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, है ना, स्मोकिंग करने के लिए और ड्रिंकिंग करने के लिए दिया गया है। चिविंग गम, गम को, यानी च्युइंगम, है ना, उसको चबाने के लिए कहा जा रहा है। या लास्ट में आपका ऑप्शन है फूड, फूड के बारे में कहा जा रहा है। तो क्या हमें अवॉइड करना चाहिए? अगर आप पूरे पैसेज को देखे होंगे, इतने सारे क्वेश्चंस आप करे होंगे, तो आपको ध्यान में हो गया होगा कि ये किसकी बात कही जा रही है? केवल स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ फेल्योर, फेल्योर का अपोजिट है। अब फेल्योर, इसमें आपको ये क्वेश्चन में आपको मीनिंग पता होना चाहिए, है ना, कि फेल्योर का मतलब क्या है। तो फेल्योर का मतलब क्या होता है? हार, है ना, मतलब असफल हो जाना, असफल। तो असफल का क्या हो जाएगा? सफल। तो सफल का मतलब किससे होगा? सक्सेस से। डिफीट का मतलब होता है हार, डिफीट का मतलब हार। सक्सेस का मतलब होता है सफल। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो फेल्योर का अपोजिट, अपोजिट क्या होगा? सक्सेस। अब देख लीजिए, अपोजिट ही पूछ रहा है ना, हाँ अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है। अपोजिट पूछे, एंटोनिम पूछे, है ना, तो इसका मतलब है कि आपको विपरीत बताना है, उल्टा बताना है, ठीक है।
और अगर मीनिंग लिख दे, मीनिंग सेंटेंस में क्या दे दे, मीनिंग दे दे, ठीक है, मीन्स दे दे या सिनोनिम दे दे, ठीक है, सिनोनिम दे दे, ठीक है, सिमिलर दे दे। अगर ये वर्ड दिए हुए हैं ये चारों, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पर्यायवाची पूछ रहा है, उसका मीनिंग पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, तो 7 का सही आंसर क्या हो गया, 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ब्रीथिंग इन। ब्रीथिंग इन कौन से वर्ड को कहते हैं पैसेज में? तो ब्रीथिंग इन का मतलब होता है फॉलोइंग, मतलब फॉलो करना नहीं, स्मोकिंग नहीं, बीइंग क्लीन नहीं, इनहेलिंग, है ना। क्या था, इनहेलिंग फ्रेश एयर। यहाँ पे शब्द क्या था, इनहेलिंग फ्रेश एयर। तो फ्रेश एयर को हम लोग क्या करेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 का, इनहेलिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8, मतलब 8 क्वेश्चन आपके पैसेज से हैं, फिर 9वां क्वेश्चन से आपका रहेगा ग्रामर से, ठीक है। आर यू प्लेइंग टेनिस, प्लेइंग आईएनजी लगा हुआ है, आर लगा हुआ है यानी प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट और आईएनजी लगा हुआ तो कंटिन्यूअस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। या हैज या हैव लगा होता तो हो जाता परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट के लिए क्या है, एस ई एस लगा हुआ है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा, इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब लगा होगा जिसमें आईएनजी होगा, आईएनजी वाले वर्ब लगे होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस के लिए। पास्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या होगा, वाज या वेयर, वाज वेयर होंगे प्लस वर्ब ऐसे होंगे जिसमें आईएनजी लगा हुआ हो, ठीक है। प्लेइंग, जैसे प्ले में प्लेइंग लगा हुआ है, वॉक में वॉकिंग लगा हुआ रहेगा, ईट में ईटिंग लगा हुआ रहेगा, इस टाइप से, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट अभी हमने देखा हैज़ या हैव अगर लगा हुआ है प्लस भी थ्री, वर्ब का थ्री, जैसे रिटेन, इटेन, है ना, वॉकड, ईडी लगा हुआ है या ईएन लगा हुआ है तो वो वर्ब थ्री में आता है ना। तो हैज़ या हैव या उसके साथ, ठीक है। अगर हैज या हैव के जगह पर हैड रहता तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसिव वॉइस ऑफ प्लीज हेल्प हिम। प्लीज हेल्प हिम का पैसिव वॉइस पूछ रहा है, आपको वॉइस नहीं पता है फिर भी आप इस क्वेश्चन का आसानी से हल कर पाएंगे। प्लीज मतलब क्या है, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यानी इसमें क्या होना चाहिए, रिक्वेस्ट होना चाहिए। ऑर्डर्ड नहीं, रिक्वेस्ट, प्रोपोज्ड नहीं, टोल्ड नहीं, तो क्या होगा, रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आई खाली जगह है दिस वॉच लास्ट ईयर, घड़ी हमने खरीदा है लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब है कि ये पास्ट में होगा, लास्ट ईयर का मतलब पास्ट में होगा। अब देखो यहाँ पे वर्ब जो है जो पास्ट में है, तो पास्ट में कौन कौन हो सकता, बाय तो होगा नहीं, बाइंग में अगर आई के बाद एम रहता या आई के बाद वाज रहता तब समझो कि आईएनजी वाला लगेगा, वाज वेयर रहे या इज एम आर रहे, लेकिन आई है तो एम लगेगा या वाज रहेगा तब आईएनजी वाला होता। तो एम है ही नहीं, वाज है ही नहीं, तो आईएनजी भी नहीं होगा। और एम ऐसे भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट ईयर दिया हुआ है, यानी पास्ट की बात कर रही है तो वाज ही दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये भी नहीं रहेगा। विल बाय तो होगा नहीं क्योंकि पास्ट में सेंटेंस है, तो पास्ट में सेंटेंस है तो विल तो होगा नहीं, विल कहाँ लगता है, फ्यूचर में लगता है। तो बचा एक ही बेचारा और वो क्या है, बाउट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई बॉट दिस वॉच लास्ट ईयर, वॉच का मतलब क्या होता है, घड़ी, है ना। चलिए ही खाली जगह
लेटर स्टरडे, ही खाली जगह है, ए लेटर स्टरडे। स्टरडे का मतलब हुआ ये भी पास्ट की बात कही जा रही है, किसकी, पास्ट की। ही के बाद इज एम आर या वाज वेयर नहीं है, इसलिए आई एन जी वाला तो होगा नहीं। चलिए कैसे हमको पकड़ना है ये देखना है, ठीक है। पास्ट की बात है, ही के बाद इज एम आर नहीं है तो आई एन जी वाला होगा नहीं। हैड नहीं, हैड है नहीं, मतलब हैड वाला भी हो सकता, अगर होगा तो हैड के साथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए तो देख लेते हैं, पहले ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आएगा। राइट्स है, रिटेन है, राइट है, रोट है। अब राइट्स और राइट ये सिंपल प्रेजेंट में होगा, और वहाँ पे किसकी बात कही जा रही है, स्टरडे की बात कही जा रही है। तो जब स्टरडे की बात कही जाएगी तो स्टरडे क्या है, पास्ट में है, तो पास्ट में है तो राइट्स भी नहीं होगा, राइट भी नहीं होगा, तो ये तो दोनों खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है, रिटेन। रिटेन क्या है, V3। तो हमने क्या कहा, V3 के पहले क्या होना चाहिए, हैज या हैव या हैड। तो जब स्टरडे है तो केवल हैड होगा, हैज हैव की बात ही नहीं है, तो हैड प्लस V3 होना चाहिए, तो केवल अकेले V3 है, तब भी नहीं होगा। तो बचा कौन, V2 रोट, यानी ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो क्या होगा, V2 रहेगा, रोट रहेगा। क्लियर है, राइट, रोट, रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडल वर्ब। आई आस्क्ड हिम इफ आई शुड, आउट, नीड, कुड सी हिम, ठीक है। शुड प्रेजेंट होता है कहाँ, मस्ट के केस में, है ना। आउट ये सब क्या है, आउट भी पास्ट के ये सब पास्ट के टेंस सेंस में है, जैसे कुड है, आउट है ना। नीड जरूरत की बात कही जा रही है, नहीं होगा। कुड तो क्या हो जाएगा इसमें, कुड हो जाएगा, है ना। आई आस्क्ड हिम इफ आई कुड सी हिम, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आई कुड सी हिम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सीमा एंड आकाश, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स वेल। तो सीमा एंड आकाश, नीड, शैल, माइट, कैन, ठीक है। जहां आशा की बात रहेगी, है ना, जहां पे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वहां पे माइट का हम लोग यूज करते हैं, और वो भी पास्ट में। तो पास्ट तो है नहीं, तो नीड, शैल तो होगा नहीं, तो नीड या कैन होगा। अब नीड क्या होना चाहिए, जरूरत में, तो जरूरत की बात तो हो नहीं रही है। सीमा और आकाश अच्छे डांस कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है, सकना यानी कैन। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका कैन ही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, खाली जगह इज ए गुड एक्सरसाइज। अगर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो शुरू में खाली होते हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी दिए हुए रहते हैं, जैसे गॉड हेल्प अस। तो अगर लास्ट में एक्सक्लेमेटरी दिया हुआ है, खाली जगह है आगे, है ना, तो उस कंडीशन में क्या लगता है, मे लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मे की कोई बात है नहीं, तो मे जब लगेगा नहीं, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी तो है नहीं, तो चलिए, और ऑप्शन में भी नहीं है, तो मे लग सकता है, या फिर ऐसे वर्ब लगेंगे जिसमें आईएनजी लगा हुआ रहेगा, ऐसे वर्ब लगेंगे जिसमें आईएनजी लगा हुआ रहेगा। कब, जब स्टार्ट होगा फिल इन द ब्लैंक्स से, तब। तो आप अगर एक्सक्लेमेटरी है तो मे ढूंढिए, और एक्सक्लेमेटरी नहीं है तो क्या ढूंढिए, आईएनजी वाले शब्द ढूंढिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वॉकिंग। ऑप्शन नंबर सी, वॉकिंग, ठीक है। चलिए, सी डज नॉट नो हाउ टू डांस। चलिए यहाँ सी डज नॉट नो खाली जगह है, नो टू डांस, नो टू डांस यानी जानना, तो वो नहीं जानती है कि कैसे डांस किया जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कैसे में हाउ लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 यानी 16 तक, ठीक है, यानी 9 to 16, यानी ये जो 8 क्वेश्चन है वो किससे हैं, ग्रामर पोर्शन से था, ग्रामर से। चलिए अब आगे देखिए, अब आपके बुक से
17 से लेकर के 30 तक, यानी 14 क्वेश्चन। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। इट सेड, God of money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because then post office employees are bunch of crooks. लेंचो। जैसी लेंचो आप आसानी से कर पाइएगा कि ये किस चैप्टर का है। किसका है ये लेटर टू गॉड। और जैसे ही इससे मिल जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। ए लेटर टू गॉड, इसका मेन कैरेक्टर है लेंचो। ठीक है, डिटेल में सारा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें पढ़ा हुआ है, हम लोग इसमें केवल सॉल्यूशन देखेंगे। हु रीड द लेटर, तो लेटर कौन पढ़ता है? लेंचो, पोस्टमैन, फार्मर, पोस्टमास्टर। तो कौन पढ़ता है? पोस्टमास्टर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लिखता कौन है? राइट अगर रहता तो लेंचो। ठीक है, देखता कौन है? तो पोस्टमैन। और पढ़ता कौन है? पोस्टमास्टर। चलिए, हु इज आई इन दिस पैसेज, आई कौन है इसमें? तो आई है लेंचो। कौन है? लेंचो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन। डिसऑनेस्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? तो बंच ऑफ क्रुक्स, क्रुक्स है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अकॉर्डिंग, है ना, पृथ्वी को क्या चाहिए था? तो पृथ्वी को क्या चाहिए? ए शावर, यानी अच्छी थोड़ी सी बारिश चाहिए थी, है ना, शावर। तो ए शावर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। सीगल को डर क्यों लग रहा था उड़ने से? देयर वाज अ वास्ट ओशन बिफोर हिम, उसके सामने बहुत बड़ा समुद्र, है ना, ओशन था। ठीक है, तो महासमुद्र यानी महासागर था, उसके उसके कारण उसको डर लग रहा था। तो दूसरा क्या है? हिज पेरेंट्स हैड ऑलरेडी फ्लोन, उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो ऑलरेडी उड़ गए थे, उसके लिए डर लग रहा था। ही वॉज वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर था, उसके कारण डर लग रहा था। कि इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो उसकी पहली उड़ान थी, उसके कारण था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, आप अपनी तैयारी को इसमें आंकते चलिए, आप पहले ही इस क्वेश्चन को करके, है ना, आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए, है ना, कि आपका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट, और फिर मिलाइए कि आपने कितना सही किया, आपकी तैयारी कैसी है। और फिर भी अगर नहीं है तो फिर से आप जाइए और पूरे चैप्टर को एक बार फिर से देख लीजिए, और साथ ही साथ आप सारे वीडियोस को देख लीजिए, उतना काफ़ी है ना। इस चैनल पे जितने भी वीडियोस इंग्लिश के अवेलेबल हैं, आप उसको देख लीजिए। हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन जीता था? तो पेगी, मैडी दोनों दोस्त, और जीता कौन था? वांडा। ठीक है, पेट्रोस्की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वांडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द वल्ली विश, वल्ली का क्या विश था? मैडम राइड्स द बस, उसका है। तो बस पे चढ़ना, उसका बस का राइडिंग करना, है ना, उसका इच्छा थी। तो टू राइड ऑन ए बस, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टू राइड ऑन ए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल, है ना, टाइगर जो है किसको मारा था वाटर होल के नियर? एलिफेंट को मारने की, मतलब सोच रहा था, मारा क्या था? सोच रहा था। एलिफेंट को मारने के लिए, लायंस को मारने के लिए, डियर को मारने के लिए, ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका सही आंसर? डियर, है ना, पल्प डियर कहता है ना, तो क्या था? डियर। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट शुड अमांडा नॉट टू डू टू हर सोल्जर्स, क्या अमांडा जो थी अपने सोल्जर्स को के साथ नहीं करना चाहिए था, के समक्ष नहीं करना चाहिए था? तो क्या स्ट्रेट रहना चाहिए था उसको? तो करना क्या नहीं चाहिए था? तो हंच, हंच मतलब कुबड़ निकाल करके, मतलब झुक जाना, है ना, इस टाइप से। तो इसको बोलते हैं हंच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, द फीट ऑफ द फॉग आर लाइक, फॉग वाले जो पोयम है उससे है। द फीट ऑफ द फॉग आर लाइक, किसके जैसा फीट है उसका? तो कैट फीट की तरह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए,
व्हाट वाज द कॉज ऑफ ट्रिकीज एलिमेंट? ट्रिकी एलिमेंट का क्या कारण, तो ट्रिकी का बीमार होने का क्या कारण था? ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का है ना, पहला चैप्टर जो है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। तो क्या था उसका? ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से था, लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज की कमी के कारण था, या दोनों था, या कोई नहीं था? तो क्या होगा? दोनों था, ओवर ईटिंग भी थी और लैक ऑफ एक्सरसाइज भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु डज आई रेफर टू इन द थीप स्टोरी? थीप स्टोरी में, थीप स्टोरी जो है उसमें आई जो है वो किसके लिए है? तो आई किसके लिए है? वो जो चोर रहता है, जो अपना नाम क्या बताता है? हरी सिंह, है ना। तो ऑप्शन क्या है? अनिल, रस्किन बॉन्ड, ये तो रस्किन बॉन्ड राइटर हैं, हरी सिंह या नन ऑफ दिस। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे? हरी सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द नेकलेस? द नेकलेस का स्टोरी का ऑथर, इस स्टोरी के ऑथर कौन है? तो गाइडी मॉपसेंट, है ना। जब हमने डिस्क्रिप्टिव किया है यानी प्रीवियस वीडियो में जब हम चैप्टर वाइज हम लोगों ने देखा है, उसमें हमने सारे ऑथर, है ना, पोएम, पोएट, सबके बारे में बात की है ना। तो आप उसे भी देख लेंगे, है ना। तो द नेकलेस का कौन होगा? गाइडी मॉपसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनिल वॉज बाय प्रोफेशन, अनिल जो था वो प्रोफेशन से क्या था? राइटर, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। तो क्या था? राइटर था। ठीक है, चलिए अब यहाँ से पैसेज स्टार्ट होता है, यहाँ से सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। सब्जेक्टिव 31 से लेकर के 52 तक। तो क्या है? जम्बेश, है ना, जम्भेश्वर, जम्भेश्वर क्या है? जम्भेश्वर जी was born in 1451 at पीपासर इन जोधपुर, है ना। इसके जैसा कुछ भी एक पैसेज दे देगा, कोई जरूरी नहीं है कि यही पैसेज आए। ठीक है, कोई भी पैसेज आए। ठीक है। हिज फादर लोहट वॉज ए पानवर राजपूत, हिज मदर वॉज ए मनसा देवी, ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, एज ए चाइल्ड he was known as a thinking boy. People felt surprised to listen to his deep talks. When he was 7 years old, he was made to graze the family cows. After the death of his parents, he left home. He spent most of his time in the company of sons. He adopted Gorakshanath, yani Gorakhnath, as his guru. Jambheswar ji founded the Vishnoi sect in 1485. He laid down 29 religious principles for his followers. The main principles included worship of Vishnu, performing of Havan, fasting on the moonless night, cutting no green tree, making animal sacrificing and drinking. ठीक है, तो ये है पैसेज है। इसका मीनिंग अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो क्या कह रहा है? जम्बेश्वर जी जो हैं उनकी जन्म जो हुई है 1451 में, कहाँ पे? पीपासर जोधपुर में। ठीक है, उनके पिता का क्या नाम है? लोहत, वो क्या थे? पानवर राजपूत थे। ठीक है, उनकी माता जी कौन थी? मनसा देवी थी। ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के वो इकलौते बेटे थे, है ना। एज ए चाइल्ड ही वॉज नोन एज ए थिंकिंग बॉय, बचपन में उनको सोचने वाला बच्चा यानी जो थिंक करता है ऐसा बच्चा उनको कहा जाता था। ठीक है, उस नाम से उनको जाना जाता था। तो ये सारी बातें हैं ये पूरे पैसेज में। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ द बच्चे हमारे ऐसे होंगे जो कि हिंदी बैकग्राउंड से हैं, तो इंग्लिश थोड़ी वीक होती है उनकी, तो वो सारे जो पैसेज हैं उनका हिंदी मीनिंग नहीं कर पाते हैं, है ना। तो चलिए अगर हम यहाँ पे हिंदी मीनिंग बता देंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि आसान हो जाता है, क्योंकि आप हिंदी पैसेज तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो सेम है यहाँ पे भी। तो एक बार हम पहले देख लेते हैं कि पूरा स्टोरी का मीनिंग क्या है, उसके बाद यहाँ तक तो थिंकिंग बॉय तक हो गया है। पीपुल फेल्ट सरप्राइज टू लिसन टू हिज डीप टॉक्स। ठीक है, लोग जो रहते थे वो उनकी डीप टॉक्स यानी जो गहराई वाली बातें होती थी उनको सुन करके सरप्राइज हो जाते थे। सरप्राइज मतलब चौंक जाते थे। ठीक है, वेन ही वॉज 7 years ओल्ड, जब वो 7 साल के थे, ही वॉज मेड टू ग्रेस द फैमिली काउस, अपने घर के गायों को वो चराते थे। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स की मृत्यु होने के बाद, ही लेफ्ट होम, घर छोड़ देते हैं वो। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ संत, वो अपना सारा मोस्ट ऑफ द समय जो है, ज़्यादातर समय जो है वो संत लोगों के साथ उनके
साथ मतलब अपना टाइम जो है, अपना समय जो थे वो व्यतीत करते थे, ठीक है, उनके कंपनी में, संत के कंपनी में। ही अडॉप्टेड गोरक्षनाथ यानी गोरखनाथ, है ना, एज हिज गुरु, है ना, अपने गुरु किसको माने, गोरखनाथ जी को, ठीक है। जम्बेश्वर जी फाउंडेड द बिश्नोई सेक्ट, इन्होंने एक विश्नोई परंपरा का फाउंडर है ये, और उसकी स्थापना करते हैं कि कब, 1485 में, ठीक है, बिश्नोई सेक्ट की। ही लेड डाउन 29 रिलीजियस प्रिंसिपल्स टू हिज फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स को, जो उनको फॉलो करेंगे, उनको वो 29 रिलीजियस प्रिंसिपल, सिद्धांत दिए, ठीक है, जिसमें से मेन प्रिंसिपल्स क्या क्या है, विष्णु जी की पूजा करना, हवन करना, है ना, फास्टिंग करना, मूनलेस नाइट, है ना, अमावस्या की रात को उपवास करना, कटिंग नो ग्रीन ट्री, पेड़ पौधा ना काटना, मेकिंग एनिमल सेक्रीफाइस एंड ड्रिंकिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी उनकी प्रिंसिपल्स थी। अब क्या है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मेकिंग नो, नो होगा एनिमल सेक्रीफाइस एंड ड्रिंकिंग, है ना। चलिए चलिए, जो भी पैसेज दिया हुआ है, अब उसके बाद, वेयर एंड वेयर वॉज जम्बेश्वर जी बॉर्न। अब ये आपको पूरे सेंटेंस में आंसर करना है, 1 मार्क्स में नहीं, आपको चुनना, मतलब 1 मार्क्स तो है ही, लेकिन आपको ऑप्शन में चुनना नहीं है, तो आप सेंटेंस को जाइए। जम्बेश्वर जी बॉर्न, फर्स्ट जम्बेश्वर जी बॉर्न, यही पूरा लाइन को आप लिख लीजिए। जम्बेश्वर जी वाज बॉर्न इन 1451 एट पीपासर इन जोधपुर, पूरा आंसर इसमें हो गया आपका, ठीक है, पूरा आंसर इसी में हो गया। पूरे सेंटेंस को आप लिख दीजिए, जिस सेंटेंस में जो क्वेश्चन का पार्ट मिले उस सेंटेंस को आप लिख दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मीनिंग कह रहा है, ठीक है, आपका आंसर, आपको मार्क्स मिल जाएगी, क्योंकि आपने सही आंसर करा होगा। हु वेयर द पेरेंट्स, पेरेंट्स कौन थे, है ना, तो पेरेंट्स यानी अब देखो, हमने अभी जैसे ही कहा, तो पेरेंट्स आप यहाँ पे ढूंढेंगे पेरेंट्स, और फिर आप ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स लिख देंगे, क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा, क्वेश्चन क्या, आंसर गड़बड़ हो जाएगी। क्या कह रहा है, हु वेयर हिज पेरेंट्स, कौन उसके पेरेंट, माता पिता थे। हु मतलब होता है कौन, ये ध्यान में रखेंगे, हु लगा हुआ है तो इसका मतलब कौन, तो कौन उनके माता पिता थे भाई, है ना। तो हिज फादर लोहत वॉज ए पनवर राजपूत, हिज मदर वॉज ए मनसा देवी, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस आप लिख देंगे, ठीक है। हिज फादर लोहत वॉज ए पनवर राजपूत, हिज मदर वॉज ए मनसा देवी, ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है। ये अगर नहीं भी लिखेंगे ये सेंटेंस, लेकिन आप पेरेंट्स के कारण इसको लिख देंगे, क्योंकि हमने कब बताया कि पेरेंट्स हैं, तो आप सेंटेंस को लिखेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे एक आध क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है, अदरवाइज आपको उसी सेंटेंस में आंसर मिल जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज कंपनी डिड ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। अब कंपनी वाला ढूंढिए भाई, कंपनी ऑफ सन, तो लिख दीजिए पूरा सेंटेंस, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ सन, ठीक है, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज हिज गुरु, गुरु, गुरु वाला लाइन देखिए, गुरु वाला लाइन, हाँ, गोरखनाथ वॉज हिज गुरु, ठीक है, तो पूरा लाइन लिख दीजिए, ही अडॉप्टेड गोरखनाथ एज हिज गुरु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग, सबसे आसान यही है ना। देखिए एक चीज़ आप ध्यान में रखें, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, केवल आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, तो 8 में से 6 क्वेश्चन करने हैं, तो आप जो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिख रहा है उस सेंटेंस में, तो उसको छोड़ सकते हैं ना। आप कंप्लीट द फॉलोइंग वाला जरूर करेंगे, है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग, क्योंकि ये आपका आसानी से इसमें पूरा मार्क्स मिलेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग आपका सेंटेंस नहीं है, केवल ढूंढना है आपको, जैसे एज ए चाइल्ड ही वॉज नोन एज, अब एज ए चाइल्ड ही वॉज नोन एज कहाँ पे है, ढूंढिए, एज ए चाइल्ड ही वॉज नोन एज ए चाइल्ड ही वॉज नोन एज, है ना। उसके बाद जो भी बचा वो पूरा सेंटेंस को आप लिख दीजिए, एज ए थिंकिंग बॉय, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एज ए थिंकिंग बॉय, तो पूरा सेंटेंस को लिख दीजिए, या फिल इन द ब्लैंक्स का यहाँ पे साइन दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
पीपुल फेल्ट सरप्राइज टू लिसन टू हिज, अब ये वाला लाइन ढूंढिए, पीपुल फेल्ट सरप्राइज्ड टू लिसन टू हिज, पीपुल फेल्ट सरप्राइज टू लिसन टू हिज, उसके बाद क्या है, पूरा सेंटेंस भर दीजिए, टू हिज डीप टॉक्स। ठीक है, चलिए, तो ये आसानी से आप कर पाइएगा। मेक सेंटेंस, ये भी आसान होगा, सेंटेंस यानी जो वर्शिप, तो वर्शिप वाला लाइन ढूंढिए, पूरा लाइन लिखिए। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस वाला लाइन ढूंढिए और शब्द ढूंढिए और पूरा लिखिए। तो वर्शिप कहाँ है भाई, तो देखो, द मेन प्रिंसिपल इंक्लूडेड वर्शिप ऑफ विष्णु, बस उतना लिख देना है। ठीक है, या फिर पूरा लाइन लिखना है तो पूरा लाइन। देखिए कॉमा जो होता है, कॉमा पूरा सेंटेंस को डिस्क्राइब नहीं करता है ना, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक सेंटेंस होता है। तो अगर वर्शिप का पूछ रहा है, आपको नहीं सेंटेंस बनाने आ रहा है, तो आप पूरा लाइन लिख दीजिए, द मेन प्रिंसिपल्स इंक्लूड वर्शिप ऑफ विष्णु। सेक्रीफाइस कह रहा है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस वाला जो है वो लाइन लिख दीजिए पूरा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है, तब आप आसानी से पैसेज से लिख सकते हैं, वो सेंटेंस वो वर्ड ढूंढिए, शब्द को ढूंढिए और शब्द जहाँ पे है वो पूरे सेंटेंस को लिख दीजिए। ठीक है, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर ऐसे सेंटेंस बनाना है तो वर्शिप है तो वर्क इज वर्शिप, यानी कर्म ही पूजा है। ठीक है, सेक्रीफाइस से है तो वी शुड नॉट सेक्रीफाइस आवर मोरालिटी। ठीक है, या कुछ भी और सेंटेंस जो भी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है वी शुड मेक सेक्रीफाइसेस विथ आवर डिजायर्स टू अचीव आवर गोल। ठीक है, तो कुछ भी सेक्रीफाइस से आप बना सकते हैं। चलिए, वी शुड नॉट सेक्रीफाइस एनिमल, ये भी बना सकते हैं, ये आपके उससे ही है, पैसेज से ही है। तो जो भी बनाना है, या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधे जाएं पैसेज में, पैसेज में वो शब्द ढूंढिए और शब्द जहाँ है वो पूरा लाइन लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो सेंटेंस ही है एक तरह का और इसमें वो शब्द आया ही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, मेक नाउन ऑफ विद नाउन ऑफ द फॉलोइंग और एडजेक्टिव्स। तो ये तो भाई जिसने पढ़ा होगा उस इसको कर पाएगा, है ना। डीप है तो डीप का नाउन क्या है, डेप्थ। रिलीजियस है तो रिलीजियस किससे बना है, रिलीजन से। ठीक है, तो ये इसके आंसर होंगे। फिर विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, मीन्स का मतलब क्या हुआ, सिनोनिम्स कह रहा है। तो टेकिंग आउट एनिमल्स और फीडिंग, फॉर फीडिंग तो क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चराना। ठीक है, और फिर क्या है, अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, सरप्राइज्ड। दोनों क्या है, पैसेज में दिया हुआ है। चलिए, तो ये क्वेश्चन अगर देखिए जिसका हिंदी अरे इंग्लिश वीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, तो आप बाकी ऊपर का जो 6 क्वेश्चन वो करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सारे पैसेज में दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, लेटर दिया हुआ है, एप्लीकेशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, 39, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो 2 लेटर में से एक लेटर आपको लिखना है और फिर उसके बाद जो ऐसे होगा, है ना, उसमें से आपको लिखना है, ऐसे को भी लिखना है, ऐसे कंपलसरी है। और ये 2 लेटर में से एक लेटर आपको लिखना है। तो क्या है, यंगर ब्रदर को लेटर लिखना है, एडवाइस देना है क्या, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्ट्स लेने के लिए। सारे जैसे भाई को अगर चिट्ठी लिखना है तो यहाँ पे एड्रेस वही डालिए, अपना एड्रेस। ठीक है, और डेट। उसके बाद यंगर ब्रदर को तो माय डियर, अपना जो भी भाई का नाम है लिख दीजिए। फिर ये आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव स्टूड फर्स्ट इन योर एग्जामिनेशन, सब में लिख दीजिए, भाई को इनकरेज करना ही है तो ये लिख सकते हैं। आई हैव नो डाउट दैट यू विल कंटिन्यू टू डू सो इन ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशंस, ये आप कंटिन्यू, ये सेम, कोई दिक्कत नहीं है। यंगर ब्रदर को कोई भी चीज़ लिखना है तो इतना आप लिख सकते हैं, पहला वाला में कोई भी चिट्ठी अगर एप्लीकेशन लिखना है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, है ना, उसके रिलेटेड। फिर ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, फॉर दिस रीजन आई विश यू टू पे हीड या पेड अटेंशन टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स, दे मेक अ वेरी हेल्दी entertainment, besides they are must for health, you cannot enjoy anything on this earth if you do not keep good health।
सो आई डिज़ायर यू टू टेक पार्ट इन एटलीस्ट वन स्पोर्ट रेगुलरली। अब गेम्स स्पोर्ट्स में पार्ट लेने के लिए कह रहा है, तो सो आई डिज़ायर ये शब्द आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी अगर यंगर ब्रदर को चिट्ठी लिखना है जिसके बारे में, ठीक है। तो सो आई डिज़ायर यू टू टेक पार्ट, अब गेम में स्पोर्ट्स में तो टेक पार्ट इन एटलीस्ट वन स्पोर्ट रेगुलरली, ठीक है। या उसको पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो आप लिख देंगे सो आई डिज़ायर यू टू रीड सीरियसली फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है, या फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर। तो आप वो लिख सकते हैं, लेकिन सो आई डिज़ायर ये सब में रहेगा और ये वाला सेंटेंस सब में रहेगा जब आप छोटे भाई को चिट्ठी लिखेंगे तब। बाकी बीच में आपको जो लिखना है लिख दीजिए। विथ लव योर्स लविंगली, अपना नाम, तो ये भी रहेगा। अगर जब मार्क्स 5 मार्क्स का है तो ये यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा, ऊपर में 1 है ना, और यहाँ पे कंटेंट में 2 मार्क्स मिलेगा, तो आप आसानी से 3 मार्क्स ले आएंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ क्या हो गया, विथ लव योर्स लविंगली, ये सब में होगा ही, और नाम अपना नाम या फिर रवि ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर अरेंजिंग वोकेशनल क्लासेस। हेड मास्टर को लिखना सबसे आसान है ना। प्रिंसिपल को अगर एप्लीकेशन लिखनी है चाहे किसी भी चीज़ के लिए, अरेंजिंग वोकेशनल क्लासेस या लीव के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, तो क्या है, टू द हेड मास्टर, स्कूल का नाम लिख दीजिए UPC+2 हाई स्कूल राजी। फॉर अरेंजिंग, सब्जेक्ट क्या है, यही से लिख दीजिए फॉर अरेंजिंग वोकेशनल क्लासेस, आपको कहीं सारे इसी में दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारे एप्लीकेशन में आप लिखेंगे मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट, ठीक है, vocational classes of class 10 has been suspended till today. This routine the routine for the board examination have already been declared. It seems that we will become fail in vocational paper, so there is an urgent need of vocational classes for us. देखिए, most humbly and respectfully I beg to state that, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल। अगर मान लीजिए ये याद नहीं रह रहा है, ठीक है, तब की बात कह रहा हूँ मैं। क्या लिखेंगे, फिर से देख लीजिए, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, ठीक है। अब क्या उसके बाद लिख दीजिएगा, देयर इज अ देयर इज अ नीड ऑफ, अब यहीं से वोकेशनल क्लासेस, देयर इज अ नीड ऑफ वोकेशनल क्लासेस। जब इतना सारा याद नहीं हो रहा है तब देयर इज ए नीड ऑफ वोकेशनल क्लासेस, फिर यही लाइन सब में, इट इज़ देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, फिर यहाँ से काइंडली अरेंज वोकेशनल क्लासेस फॉर अस, ठीक है। अब मान लो लाइब्रेरी में बुक चाहिए तो लिख दोगे आई, यही चीज़, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, देयर इज ए नीड ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है। छुट्टी चाहिए तो लिख दोगे मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, ठीक है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो आई नीड अ, अगर मान लीजिए आपको क्या चाहिए, लीव चाहिए, लीव के लिए एप्लीकेशन लिखना है ना, तो आई नीड लीव, ठीक है, फॉर द रेस्ट। तो जो भी लिखना है यहाँ तक, स्कूल तक सब लिखना है, और एक लाइन में, और वो जो लाइन लिखना है नीड वाला, वो आप अपने सब्जेक्ट से ही लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लाइन, इट इज़ देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, उसके बाद वही वोकेशनल क्लासेस फॉर अस, या फिर काइंडली लीव मी फॉर 2 days,
अगर लीव की चाहिए तो, अगर लाइब्रेरी में बुक चाहिए तो काइंडली अरेंज बुक्स इन द लाइब्रेरी। मतलब जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट में रहेगा वही सब्जेक्ट यहाँ, वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस आई शैल एवर प्रे, ये याद कर लीजिए। फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस आई शैल एवर प्रे, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, ये याद कर लीजिए। इट इज़ देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, ये याद कर लीजिए काइंडली तक। और उसके बाद फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस आई शैल एवर प्रे, ये याद कर लीजिए। ठीक है। योर्स, अब देखिए ये ओबिडेंटली यहाँ आ गया है, थोड़ा ये क्या उसका नाम है, सेटिंग में प्रॉब्लम हो गया है। ये ओबिडेंटली यहाँ पे नहीं होगा, है ना, ये यहाँ पे योर्स ओबिडियंटली, योर्स ओबिडियंटली, फिर यहाँ पे रवि कुमार। ठीक है, क्लास 10 जो भी है, ये इस तरह से कर देंगे आप। ठीक है, चलिए, तो योर्स ओबिडियंटली, या ओबिडियंटली अगर नहीं लिखे तो फेथफुली, ओबिडियंटली, फेथफुली, कुछ भी लिखें उसके पहले योर्स लिखना है, वाई कैपिटल और एस साथ में। ठीक है, चलिए, तो ये आप आसानी से हम तो यही कहेंगे कि आप अपने एग्ज़ाम में ये जो प्रिंसिपल सर को लिखना है एप्लीकेशन, उसी को लिख लीजिएगा, फॉर्मेट याद कर लीजिए। फिर क्या है, पैराग्राफ आपको लिखना ही है। 2 पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, 2 शब्द दिया हुआ रहेगा, 2 मतलब टॉपिक रहेगा, उस 2 टॉपिक में से एक टॉपिक पे आपको लिखना है। यहाँ पे क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और वर्क इज वर्शिप। ठीक है, यहाँ पे है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द वाइटल इन आवर लाइफ, लाइफ like food and drink, they are also very important. Life is dull without games. Games and sports develop in us a sense of fellow feeling. They train our minds and shape our thinking. A real sportsman is a true gentleman. Games and sports inculcate in us the spirit of cooperation, discipline, honesty, and sportsmanship. A sportsman has a healthy spirit of competition. He plays for the sake of playing and is never jealous of others, है ना। चलिए, आप वर्क इज़ वर्शिप यहाँ पे भी है, इसका भी कर लेंगे। मॉडल सेट में भी जो दिया हुआ है 2, उसको भी कर लेंगे, है ना। बस इतना काफ़ी है, इसमें से कोई एक आ ही जाएगा। ठीक है, याद तो करना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल गिवन बिलो। सुटेबल मॉडल से आपको भरना है। ये मस्ट, कैन, में एक क्वेश्चन रहेगा, इसी में से भरना भी है। कैन का मतलब सकने से है, मे का मतलब जिसमें संभावना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। जैसे कल बारिश हो सकती है। ठीक है, भगवान आपकी रक्षा करे। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी वाला जो अभी हमने पहले बताया, तो वहाँ पे मे लगेगा। तो रेन टुमारो, रेन मतलब बारिश हो सकती है कल, अगला दिन हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मे। तो यहाँ पे तो आपका मे हो गया। ठीक है, चलिए, आई खाली जगह, इसी में से, ये तीनों में से आपको भरना है। ठीक है, चलिए, तो आई खाली जगह ईट आइसक्रीम आफ्टर मील्स। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मील्स के बाद आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन खाना चाहिए था। ठीक है, तो आई कैन, खा सकते हैं। ठीक है, आई कैन ईट आइसक्रीम आफ्टर मील्स। इट में रेन टुमारो, ही मस्ट, ठीक है, गो टू कॉल मी टुमारो। ठीक है, चलिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। रिमूव टू, आसानी से आप इसको करेंगे, कैसे करेंगे, ही इज़ टू लेजी टू वॉक फर्स्ट। कैसे करना है, ही इज, टू हटा देना है, टू हटा करके लगा देना है सो, टू हटा करके क्या लगा देना है, सो। सो के बाद लेजी, सो के बाद लेजी, उसके बाद ये जो टू है इसको हटा देना है, और वहाँ क्या लगा देना है, दैट। और ये पहला शुरू में क्या है, ही है, तो यहाँ पे भी ही, और कैन नॉट। ठीक है, उसके बाद ये सेंटेंस, ये जो वर्ड दिए हुए, वॉक फर्स्ट, तो क्या क्या हटाना है, हटाना है आपको, ये वाला टू हटा देना है, और ये वाला टू हटा देना है। तो ही इज, इस टू को हटा करके सो लगा देना है, और इस टू को हटा करके दैट, और यहाँ पे ही है तो ही, सी है तो सी, यहाँ पे जो रहेगा, तो दैट ही कैन नॉट लगा देना है। ठीक है, और वॉक फास्ट, फास्ट। ठीक है, फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव मतलब कंपेयर करने वाला, तो बेस्ट नहीं होगा तो बेटर लगेगा। तो बॉम्बे इज बेटर देन अदर सी पोर्ट्स इन इंडिया। बेटर कहना है तो किसी से कंपेयर करना है,
तो यानी बेस्ट को हटा करके वहाँ पे बेटर देन अदर लगा देना है। क्या लगा देना है? बेटर देन अदर। बेस्ट को हटा करके बेटर देन अदर लगा देना है। बॉम्बे इज बेटर देन अदर सी पोर्ट इन इंडिया। अगर कंपेरेटिव डिग्री में लिखना है तो क्या करना है? बेस्ट को हटाना है, वहाँ पे बेटर लगा करके देन अदर कर देना है। ठीक है, बेटर देन अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड आई एम गोइंग होम। तो ही सेड दैट, ठीक है, अब इनडायरेक्ट स्पीच में करना है तो ही सेड दैट, आई है तो किसके साथ? ही के साथ बदलेगा। ठीक है, ही वॉज गोइंग होम, he was going home, he said that he was going home। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब 44 से देखिए आपके बुक से क्वेश्चन है। द स्मेल ऑफ लिप्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, माय हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स व्हिच टुमारो विल बी साइलेंट। ये किस पोयम से लिया हुआ है? एक्सट्रैक्ट पूछेगा और पोएट पूछेगा। कोई भी एक्सट्रैक्ट से पूछ सकता है। हमने एक्सट्रैक्ट का अलग वीडियो बनाया है, आप जा करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो पोयम इसका क्या है? द ट्री। ठीक है, हु हैज रिटन दिस लाइन्स, किसने इस लाइन को लिखा है? तो एड्रियन रीच। ठीक है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट हर हेड। ठीक है, तो हेड के बारे में क्या कह रहा है? अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप पूरा उतार दीजिए लाइन से। द स्मेल ऑफ लिप्स एंड लाइकेन स्टील, ऐसे लिखिएगा, स्टील रीचेज लाइक वॉइस इनटू द रूम्स माई हेड। यानी लाइन से जैसे सेंटेंस लिखते हैं वैसे सेंटेंस लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है कि व्हाट डज द पोएट से अबाउट हर हेड, अपने हेड के बारे में, है ना, क्या कहता है पोएट, तो हेड वाला कहाँ है? यहाँ पे। तो माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, वही लिख देना है। ही थिंक्स दैट हर हेड इज हियरिंग द विस्पर्स ऑफ द लीफ एंड द ट्री। ठीक है, अगर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख दीजिए यही चीज़। ठीक है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, तो यानी द पोएट से अबाउट हर हेड, तो ही थिंक्स दैट हर हेड इज हियरिंग द विस्पर्स ऑफ, किसकी फुसफुसाहट, किसकी फुसफुसाहट सुन रहा है उसका दिमाग? तो लिप्स के और ट्री के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 क्वेश्चन आपको करना है, 3-3 मार्क्स का है। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली? व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? क्या सोर्स था, किसके कारण उसका पूरा जो जॉय था वो खत्म नहीं हो रहा था वली का? ठीक है, मतलब वली के इंजॉय का सबसे स्रोत, उत्तम स्रोत क्या था, है ना? कौन सा स्रोत था जिससे वली इंजॉय करती थी, खुश होती थी? ठीक है, तो क्या था? वो बस को देखती थी। ठीक है, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसका सबसे मजबूत इच्छा क्या था भाई? ये पूछ रहा है। तो मजबूत इच्छा था कि वो बस की सवारी करे, टू राइड बस। और अनएंडिंग जॉय का सोर्स क्या था? वो खिड़की पर बैठ करके क्या करती थी? बस को देखा करती थी। तो द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विथ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। अब इसको देखो कैसे आंसर करना है। आप लिख सकते हैं कि द ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली वाज द साइट ऑफ बस, वाज द साइट ऑफ बस। बस इतना ही लिख दीजिएगा, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। आधा वाट है, वाट का मतलब क्या? अगर वाई रहता, अगर सेंटेंस में वाई रहता तो आपको लिखना होता कि ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली बिकॉज। आप उसमें एक शब्द ढूंढते, बिकॉज। ठीक है, क्योंकि। अगर वाई नहीं है तो आप यही लिख दीजिएगा, अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली वाज, है ना, ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली वाज। अगर इज रहता तो इज, वाज रहा है तो वाज साइट ऑफ बस। ठीक है, चलिए व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? तो हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन बस। बस इतना ही, हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड राजवीर सी इन द डेकियाबारी टी स्टेट मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर? क्या देखा राजवीर ने डेकियाबारी टी स्टेट में, जो कि प्रांजल के पिता के द्वारा मैनेज किया जा रहा था, उसमें क्या देखा? तो द टी स्टेट एट डेकियाबारी वाज मैनेज्ड बाय द प्रांजल फादर। द राजवीर सा acre upon acre tea bushes on both sides of the gravel road. They were all pruned to the same height.
Groups of tea pluckers wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves. It was the second sprouting period. चलिए, तो इसमें क्या देखा भाई? तो आप शब्द याद रखिए, प्रांजस फादर के टी स्टेट में क्या क्या राजवीर ने देखा। तो क्या क्या देखना है? एकड़ एकड़ अपॉन एकड़ टी बुशेस ऑन बोथ साइड ऑफ ग्रेवल रोड, ये याद रखिएगा। ठीक है, दे आर ऑफ सेम हाइट के थे सारे टी जो प्लांट्स थे, तो लिखोगे टी प्लांट्स आर ऑफ सेम हाइट। फिर क्या देखा? टी प्लकर्स, ये शब्द याद रखो। ठीक है, टी प्लकर्स मतलब जो चाय पत्ती को नोच रहे थे, है ना। और दे वेयर, क्या पहने थे उन लोग? प्लास्टिक एप्रॉन्स पहने हुए थे। बस इतना, ये शब्द याद रखो, ये शब्द से आप सेंटेंस बना लेंगे उसमें। ठीक है, चलिए। हाउ इज वांडा इज सीन एज डिफरेंट बाई अदर गर्ल्स? अदर गर्ल्स से वांडा जो थी वो डिफरेंट कैसे थी? तो क्योंकि वो पुअर थी, शाई गर्ल थी, है ना। तो ये शब्द याद रखिए वांडा के लिए, पुअर, शाई गर्ल। ठीक है, हर नेम साउंड्स फनी टू अदर गर्ल्स। वांडा इज ऑलवेज सीन इन हर फेडेड ब्लू सैबी ड्रेस। तो उसका ड्रेस कैसा था? फेडेड था, ब्लू सैबी ड्रेस था। ठीक है, फिर क्या था? अदर गर्ल्स स्पेशली पेगी मेक फन ऑफ हर। पेगी उसका मजाक ज़्यादा उड़ाती थी। फिर दे टीज हर, बच्चे उसको टीज करते थे। ठीक है, तो क्या क्या था? डिफरेंट कैसे थी? तो पुअर थी, साई गर्ल थी, है ना, उसका नाम जो था वो फनी था। फिर फेडेड और ब्लू सेवी ड्रेस पहनती थी, लेकिन वो कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेस है। ठीक है, घर पे। तो ये उसको डिफरेंट बनाता था। ठीक है, अगर लिखना है तो देखिए, कुछ बच्चे क्वेश्चन भी उतार देते हैं। क्वेश्चन उतार रहे हैं तो क्वेश्चन उतारने से कोई फायदा नहीं है, तो आप उसको उसका आंसर करना है। अब क्वेश्चन में आप सीधे हाउ का हाउ ए उतार दिए, हाउ उतार दिए तो यानी सीधा पता चल गया कि क्वेश्चन है। तो अगर कुछ मान लीजिए 2-4 शब्द आपको पता है उसके बारे में, तो आप कम से कम ये लिखिए कि वांडा सीन एज डिफरेंट बाय अदर गर्ल्स एज, ठीक है, एज सी वॉज, इतना एज सी इज, है ना, इज की बात कही जा रही है तो इज है तो सी इज। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ से। हाउ लिखने की जरूरत नहीं है, हाउ इज लिखने की जरूरत नहीं है। वांडा सीन एज डिफरेंट बाय अदर गर्ल्स एज सी इज अ पुअर एंड साई गर्ल। ठीक है, हर पेट्रोस की नेम पेट्रोस की साउंड फनी टू अदर गर्ल्स। ठीक है, सी ऑलवेज वियर अ फेडेड ब्लू सैवी ड्रेस बट सेज दैट सी हैज ए ब्यूटीफुल 100 ड्रेसेस एट होम। ठीक है, तो इस टाइप से। ठीक है, फिर आप वाई डज द पोएट वॉन्ट्स टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स? पोएट जो है वो क्यों चाह रहा है कि वो एनिमल्स के साथ रहे, जानवर के साथ रहे। ठीक है, तो अब वाई कहा जा रहा है, तो इसमें क्या लिखोगे? द पोएट वॉन्ट्स टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स बिकॉज। अब बिकॉज के बाद आपको जो लिखना है लिख दीजिए, मतलब जो इसका आंसर होगा वो लिखिए। तो क्या? द पोएट वॉन्ट्स टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स बिकॉज एनिमल्स are very peaceful and self-contained. They do not complain of their condition. They do not weep for their sins. They are not like the human beings. पूरा लिख देना है, यही लिख देना है। क्यों है भाई? तो बिकॉज एनिमल्स आर वेरी पीसफुल एंड सेल्फ कंटेंट, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और अपने आप में रहते हैं। वो किसी का कंप्लेन नहीं करते, किसी के कंडीशन का मजाक नहीं उड़ाते हैं। ठीक है, अपने पापों के लिए वो रोते नहीं हैं, वो ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं है, यही लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉज फॉलर? फॉलर कौन था? तो फॉलर वॉज ए राइटर। वाई डिड ही इंटर ऑसिबल रूम? ऑसिबल रूम में वो क्यों इंटर किया? तो ही इंटर्ड ऑसिबल रूम बिकॉज, वाई है ना, तो ही इंटर्ड ऑसिबल रूम बिकॉज यू वांट टू नो हाउ ऑसिबल टैकल डेंजरस सिचुएशन। कैसे ऑसिबल जो है वो डेंजरस सिचुएशन से लड़ता है, टैकल करता है। यू वांटेड टू नो मोर अबाउट हिज वर्क एंड अपीयरेंस। ही वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मेट हिम एज the fat man did not fit the description of a secret agent. He was a young romantic writer full of enthusiasm about a mysterious secret agent. अब देखो, ये क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे आंसर है,
लेकिन वाई डिड द ही इंटर ऑसबल रूम, तो ही इंटर्ड ऑसबल रूम, क्यों ऑसबल रूम में जाता है? तो क्योंकि वो देखना चाहता है कि सीक्रेट एजेंट का लाइफ कैसा होता है, कैसे एडवेंचर करते हैं, है ना। वो जानना चाहता था कि वो कैसे डेंजरस सिचुएशन को टैकल करते हैं। तो ये आपको लिखना है, ही इंटर्ड ऑसबल रूम बिकॉज ही वांटेड टू नो अबाउट द सीक्रेट एजेंट, हाउ दे वर्क, ठीक है। ही ऑल्सो वांट टू नो दैट हाउ दे ट्रैकल्ड द डेंजरस सिचुएशंस, ठीक है, हाउ दे वर्क, ठीक है, ये जानना चाहता था। तो यही आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दो क्वेश्चन को आंसर करना, 50, 51, 52 जो है उसमें से डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन मोल्डिंग द पर्सनालिटी ऑफ भोली, भोली के पर्सनालिटी को मोल्ड करने में, ठीक करने में टीचर की भूमिका कैसे थी, ये आपको करना है। तो ए टीचर इज ट्रूली एन आर्टिस्ट हु मेक्स हिज पीपल न्यू थिंग्स, भोली इज ए न्यू पीस ऑफ आर्ट ऑफ अ टीचर, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग शी शोज लव विच वॉज नेवर शोन बाई भोलीज मदर, ठीक है। इट इज हर टीचर्स फ्रॉम फेथ, डिटर्मिनेशन and devotion which sow a new seed of a different Boli in her. With the passage of time, Boli stops being dumb cow by the love and encouragement of her teacher. Boli rightly refuses to marry Visambar. She dedicates herself to the service of her parents who always neglected her. It is all due to her teacher's sincere love and encouragement. तो यानी टीचर का आपको भूमिका पूछी जा रही है कि कैसे उसने भोली के पर्सनैलिटी को मोल्ड किया, शेप किया, ठीक किया। तो आपको पता है कि भोली जो थी वो सैटर करती थी, हकला करके बोलती थी, है ना। तो उसको उन्होंने ठीक कराया। ही टीचर शोज द लव्स एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स हर, है ना। सी ऑलवेज इनकरेज्ड हर, ठीक है। इनकरेज, इसमें इनकरेज शब्द आप यूज करेंगे, है ना, ठीक है। फिर आप टीचर्स फॉर्म फेथ, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन विच शोज अ न्यू सीड ऑफ डिफरेंट वॉलीज इन हर, ठीक है। ये लाइन आप याद रखेंगे, उसमें लिखना होगा, ठीक है। फिर उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट की भावना जो थी वो उसमें भरी वो उनकी जो टीचर थी, ठीक है, भोली के पर्सनालिटी में। तो पर्सनालिटी का जो अभी हमने आपको भेजा है ना, कि क्या क्या आपको उसमें यूज़ करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, है ना, इनकरेज, और कैसा भोली का कैरेक्टर कैसे चेंज हो गया, ये भी आप लिख देंगे। उसके पर्सनालिटी में क्या क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है। वो स्ट्रांग हो गई, ठीक है, सैटर नहीं करती थी, वो मतलब प्रतिकार करने, यानी जो सही है उसको मतलब जो गलत है उसको गलत करने की जो क्षमता थी, इफिशियंसी थी, है ना, जो बोल्डनेस उसके अंदर लाई, वो किसके किसके द्वारा हुआ? तो वो टीचर के द्वारा हुआ, ठीक है। चलिए, हु वाज अनिल, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। तो अनिल क्या है? अनिल राइटर है, ठीक है। वाज अनिल है तो अनिल वाज राइटर। अब कैरेक्टर स्केच तो कैसा है भाई? केयरलेस मैन। फिर वो कैसे मैगजीन लिख करके पैसा प्राप्त करता है। फिर कैसा है? काइंड हार्टेड मैन है, सिंपल आदमी है ना, ट्रस्टिंग एंड जनरस है। ये सारे शब्द हैं जिसको आपको याद करना है, उससे सेंटेंस बना करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, थोड़ा उसमें कहानी के बारे में भी डाल सकते हैं, ठीक है, कैसा। फिर वो ट्रस्ट कर लेता है, इजिली ट्रस्टेबल पर्सन है ना, वो ट्रस्ट अदर्स ऑन इजी वे, ठीक है। नोबल माइंडेड पर्सन है, ठीक है। चलिए, तो ये आप किसके बारे में? अनिल के बारे में लिख लेंगे, ठीक है। वॉज एनी एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। ये 50, ये भी क्या, ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 51, ठीक है। चलिए, वॉज एनी एन इंटेलिजेंट गर्ल, गिव इंस्टांसेस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। एनी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, देयर आर सेवरल इंस्टांसेस ऑफ हर इंटेलिजेंस इन द लेसन, ठीक है। पूछ रहा है कि एनी क्या इंटेलिजेंट गर्ल थी? तो हाँ, थी भाई। तो आपको लिखना है एनी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल। देयर वॉज सेवरल इंस्टांसेस, है ना,
अब सपोर्ट करना है आंसर को कि हाँ वो कैसे थी भाई इंटेलिजेंट, तो आपको लिखना है कि उसको टीचर दो दो बार एक क्वैक क्वैक पर लिखने के लिए देते हैं, फिर चैटर बॉक्स पर लिखने के लिए देते हैं, शी एक्सप्लेन्स वेरी वेल, है ना। और जो एक स्टूडेंट्स का ट्रेट होता है वो उसके अंदर था, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर सेवरल इंस्टांसेस ऑफ हर इंटेलिजेंस इन द लेसन व्हेन मिस्टर किसिंग आस्क्ड हर टू write an essay on Chatterbox. She knew that he had punished her for talking too much in the class. In her essay, she argued intelligently that talking was a student trait. She added that she could not cure herself of the habit because she had inherited the traits from her mother. मतलब how she justified हर टॉकिंग इन द क्लास, है ना, जो वो क्लास में बात कर रही थी उसको कैसे जस्टिफाई कर दी, जबकि टीचर मिस्टर किसिंग जो थे वो चाहते थे कि वो एक बातूनी गुड़िया पर वो लिख करके लाए, कि उनको लगता था कि वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं करेगी, वो ये करेगी कि बात करना जो क्लास में है वो सही नहीं है, लेकिन ड्यू टू हर इंटेलिजेंस, यानी अपने इंटेलिजेंस से वो ये प्रूफ करती है, ये दलील देती है, अपने सपोर्ट में ये आंसर देती है कि नहीं, जो बात करना है वो हैबिट है, स्टूडेंट का ट्रेट है ना, गुण है, ये स्वाभाविक सी गुण है, नेचुरल ट्रेट्स है, ठीक है। और ये जो बात करने का ट्रेट है वो उसको इनहेरिटेड हुआ है हेरिडिटी के कारण फ्रॉम हर मदर, है ना। तो ये इसके इंटेलिजेंस को शो करता है, ठीक है। सी रोट अ पोएम अबाउट अ मदर डक, फिर उसको क्वैक 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 पर लिखने के लिए दिया जाता है, तो वो मदर डक के ऊपर लिखता है, और फादर स्वान, है ना, विथ 3 बेबी ऑफ डकलिंग्स, द डकलिंग्स आर बीटन टू डेथ बाय देयर फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच, है ना। मतलब हाउ सी जस्टिफाइड हर सेल्फ, है ना, इट शोज इन द स्टोरी, ठीक है। तो दैट्स वाई फ्रॉम हियर वी कैन से दैट सी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, ये लिख देंगे, ठीक है, लास्ट में। तो ये आपके 52 क्वेश्चंस हैं, और आई होप कि आपके अगर आप यहाँ तक इसको कर लेंगे तो आप आसानी से कल आप एग्ज़ाम्स में अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।